नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस का ग्राउंड गेम सेट करेगा 28 का फ्रेम। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2028 की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है। कांग्रेस गांव-गांव पहुंचकर ग्राउंड मजबूत करने में जुटी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके इरादों पर सवाल खड़े कर रही है। क्या कांग्रेस का ये ग्राउंड गेम 2028 का फ्रेम सेट कर पाएगा? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब सड़कों पर उतरकर गांव की चौपाल तक पहुंच रही है। मिशन गांव चलो के जरिए संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद शुरू हो चुकी है। बस्तर से शुरू हुआ यह अभियान अब महासमुंद, रायगढ़ और जशपुर तक फैलाने की तैयारी है। कांग्रेस का दावा है कि गांव-गांव जाकर बूथ और ब्लॉक को मजबूत किया जाएगा। इसके जरिए नीचे से संगठन खड़ा कर 2028 की नींव तैयार की जाएगी। कांग्रेस पार्टी अब निचले पायदान पर काम कर रही है। पहले पार्टी ने संगठन सृजन के माध्यम से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, सेक्टर अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। अब सीधा पंचायत कांग्रेस और बूथ कमेटी का गठन कर रही है। लैलूंगा, घरगोड़ा होते हुए आज जसपुर जाएंगे। इस तरह से 25 तारीख तक का पूरा शेड्यूल बना हुआ है और हम निचले पायदान पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश में 27,000 से अधिक बूथ कमेटियां बनाएंगे और 11,000 से अधिक पंचायत कमेटियां और वार्ड कमेटियां भी हम लोग बनाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। लगातार दौरे, बैठकें और कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की कोशिश में जुटे हैं। रणनीति साफ है, ऊपर से नहीं, नीचे से संगठन को मजबूत करना। इसका मकसद बूथ से लेकर पंचायत तक पार्टी की पकड़ मजबूत करना है। बीजेपी इस अभियान को लेकर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि गांव जाएंगे तो आखिर बताएंगे क्या? नहीं करेंगे क्या गांव जाकर? क्या बताएंगे कि हम अवैध शराब बेचते थे, या हम अपराधियों को संरक्षण देते थे, या धान हम का जो है वो लेने के बाद में उसको बोनस का पैसा नहीं देते थे? क्या बताएंगे वो? अच्छा है, मोदी की गारंटी का और प्रचार होगा। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस को पहले अपने पुराने कामकाज का जवाब देना चाहिए। अवैध शराब से लेकर कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर, क्योंकि हर सवाल गांव की चौपाल पर खड़ा होगा। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 2028 की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का फोकस गांव मजबूत तो चुनाव मजबूत। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस का ग्राउंड गेम 2028 का फ्रेम सेट करेगा या फिर सवालों के जाल में उलझेगा। तो तैयारियां हो चुकी है, कांग्रेस ने प्लान बना लिया है, लेकिन बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या कांग्रेस का मिशन गांव चलो खोई हुई जमीन वापस दिला पाएगा? सवाल तो यह भी बनता है कि क्या इस मिशन से नेतृत्व बनाम संगठन की खाई को कांग्रेस पाट पाएगी? और सवाल यह भी है कि क्या सियासी दलों की बूथ लेवल स्ट्रेंथ 2028 में गेम चेंजर बनेगी? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। उससे पहले मिलिए हमारे मेहमानों से। वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करती हूं। धनंजय सिंह ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है। और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश घोरमोड़े जी जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अनिल जी, आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि कांग्रेस की प्लानिंग हो गई है, निचले स्तर से यानी नीचे से ऊपर संगठन को मजबूत करने की प्लानिंग हो गई है, पर कई चुनौतियों का सामना कांग्रेस ने 2023 के चुनाव में किया था और मुझे लगता है कि जिन कमियों पर मंथन हुआ उसी के चलते अब इस नए मिशन के साथ कांग्रेस आगे बढ़ने जा रही है। क्या लगता है आपको, कितनी तस्वीर बदल सकती है? नहीं, देखिए शुभांगी, कांग्रेस अगर अपना गेम प्लान तैयार कर चुकी है और अगर वो इस तैयारी में 28 की तैयारी में अभी से जुट गई है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कांग्रेस देश में कहाँ क्या स्थिति है उसकी, उस पर हम बहस नहीं करते, लेकिन छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश की तुलना में भी देखें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बेहद मजबूत है
और पिछली बार भी जो है तमाम आरोपों के साथ, यानी जो जितनी गिरफ्तारियां हुई घोटालों को लेकर, जितने घोटालों के आरोप आए, एन चुनाव के समय महादेव सट्टा ऐप का भी जो आरोप आया, उसके बावजूद अगर हम देखें तो चुनाव का नतीजा कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा निराशाजनक नहीं था। अगर कांग्रेस के मंत्री ही अगर अपना परफॉर्म कर लेते, 10 सीट अगर वो कांग्रेस के मंत्री निकाल लेते तो सरकार बना सकती थी। तो बहुत कठिन स्थिति में नहीं थी कांग्रेस। जितने भी जो फ्रीबीज की भी बात कर लें, जो दुनिया भर की बात है, तो लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत पिछले चुनाव में ये थी कि पिछले चुनाव में भी जो 2.5 साल वाला जो मामला 5 साल तक चला, और इसके पहले भी जब कांग्रेस जब सत्ता में आई थी, जब भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष थे, तो वो अकेले भूपेश बघेल के दम पे कांग्रेस ने जो है रमन सिंह की 15 साल की सत्ता को हटाया था। उन्होंने पूरे प्रदेश में खुद दौरा किया था और ग्राउंड लेवल पे, बूथ लेवल पे जा जाके एक एक कार्यकर्ता को पकड़कर जो निराश था, नाराज था, लाकर वापस जो है कांग्रेस का संगठन जो मजबूत किया था, सड़क से लेकर सदन तक की जो लड़ाई लड़ी थी, उसका प्रतिफल था जो वो रमन सिंह के 15 साल के सरकार को उन्होंने हटा पाए थे। आज अगर वही स्थिति उनको दिखती है, अगर दीपक बैज अगर ये सोचते हैं कि हम अभी से तैयारी करेंगे, तो कांग्रेस के लिए, और दूसरी बात यह है कि हर कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर किसी को मैच जीतने के लिए तैयारी करने का तो पूरा वक्त मिलता है। और अगर मैच के जीतने के लिए अभी से अगर तैयारी करते हैं तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। अगर फिर एंड टाइम पे जब चुनाव डिक्लेयर होंगे, उस समय फिर बिखरा कुनबा इकट्ठा करो, फिर इसको मनाओ, उसको मनाओ, फूफा जी नाराज हो गए, मामा जी नाराज हो गए, बारात निकल गई, सही बात है। तो उससे तो अच्छा है कि कांग्रेस अगर अभी से तैयारी कर रही है, लेकिन फिर भी उनके साथ एक जो संकट है, एक नैरेटिव भी ब्रेक होगा कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, चुनाव में हमेशा जुटी रहने वाली पार्टी जैसे बीजेपी कहती है। एक नैरेटिव भी सेट कर सकती है कांग्रेस की, नहीं हम भी अभी से तैयारी कर रहे हैं, और खास करके बूथ लेवल को मजबूत करके जो बीजेपी ने हाइप लिया था चुनावों में। मुझे लगता है धनंजय जी, अब आपकी भी प्लानिंग तैयार है, प्लान पूरा तैयार हो गया है, आप भी इस बार बिल्कुल पहले से ही यालगार मोड में नजर आ रहे हैं। धनंजय जी देखिए शुभांगी जी, आपको याद होगा 2013 के चुनाव के पहले भी कांग्रेस पार्टी ने बूथ स्तर पर तैयारी किया था। 2023 के चुनाव भी हमने किया था, और अभी आने वाले चुनाव को लेकर जो तैयारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी के निर्देशानुसार नेतृत्व में हो रहा है, और बूथ स्तर पर हमारी कमेटियों का गठन बाकी है हमारे पास में, और उस सिलसिले में हम आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर हमारी जो समितियां बनी उसमें हम आगे रहे, क्योंकि हमारा संगठन सृजन कार्यक्रम भी चल रहा था। उसके तहत जिला अध्यक्षों की कमेटियां बनी, उसके कार्यकारिणी बन रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्षों की कमेटियां बनी, उनसे कार्यकारिणी बन रहे हैं, सेक्टर कमेटियां बनी, मंडल कमेटियां बनी, और बूथ और ग्रामीण कमेटियां और वार्ड कमेटियां हमको बनानी है। स्वाभाविक बात है, हम राजनीतिक दल के लोग हैं, राजनीतिक पार्टी के अपने कार्यक्रम होते हैं, और राजनीतिक पार्टी कार्यक्रम निरंतर चलते रहते हैं, और एक बड़ा उसमें हमको बड़े स्तर पर काम करना है, क्योंकि लगभग 28,000 से अधिक बूथ प्रदेश में है, उसमें कमेटियां गठित करनी है, 11,000 से अधिक गांव हैं, उसमें ग्राम समितियां बनानी है। तो स्वाभाविक बात है, हम जब निरंतर चीज़ों को चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे कमेटियां के जो लोग हैं, कोई चुनाव लड़े हैं, कुछ लोग जो है प्रदेश के अन्य पदों पर आ चुके हैं, वो पदे रिक्त भी हैं, तो वहाँ भी लोगों को हमको वहाँ पे नियुक्तियाँ करनी है। तो इसके दिशा में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, और निश्चित तौर पर हर संगठन अपने काम को चलाता है, अपने कार्यक्रम जो राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं सब संचालित करते हैं। सही बात है, और हमारी शुभकामनाएं भी है, हमारी शुभकामनाएं भी है धनंजय जी। अगर सिस्टमैटिक प्लानिंग के साथ आपने अभी से तैयारी शुरू की है, आपकी पार्टी का पूरा हक भी बनता है, क्योंकि जैसा अनिल जी कह रहे थे, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस की काफी मजबूत स्थिति रही है मध्य प्रदेश की, अगर हम तुलना करें छत्तीसगढ़ में, और थोड़ा सा जो संगठन को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी, निश्चित तौर पर अगर आप संगठन को मजबूत करते हैं तो आने वाले चुनाव में आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। उमेश जी हमारे साथ जुड़ गए। उमेश जी, स्वागत करती हूं आपका इस डिबेट में। और पहला रिएक्शन उमेश जी, क्योंकि बूथ को मजबूत, बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को चार्ज करना, ये तो बीजेपी का स्टाइल था, लेकिन अब कांग्रेस भी इस ट्रैक पर आ गई है और तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। ये तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टाइल आपने बताया, और उस स्टाइल को अगर इस देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के रूप में पहचाने जाने वाली कांग्रेस पार्टी अगर अडॉप्ट कर रही है तो ये अच्छी बात है। और यह भी बात सत्य है कि तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन स्तर पर कार्य करते रहते हैं, और चुनावी दृष्टिकोण से भी बूथ स्तर से लेकर के तमाम स्तर की तैयारियां तमाम राजनीतिक दलों की रहती है। लेकिन अंततः जनता के बीच में ही निर्णय निकल करके आता है। हम तमाम तैयारियां कर लें, बूथ स्तर तक चले जाएं,
जनता तुलनात्मक अध्ययन करती है और जनता निश्चित तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में कांग्रेस जा रही है, तमाम बूथों के अंदर में जा रही है। एक तो इनके कार्यकर्ताओं का संकट जो लगातार ये कार्यकर्ताओं के संकट से जूझ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के सवालों से जूझ रहे हैं। इनके कार्यकर्ता बूथ से लेकर के पंचायत से लेकर के मंडल से लेकर के ब्लॉक स्तर के तमाम कार्यकर्ता आज कांग्रेस के तमाम छत्तीसगढ़ के नेताओं से यही सवाल कर रहे हैं कि 5 वर्षों तक इस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की सरकार रही, उन कार्यकर्ताओं को क्या मिला? उन कार्यकर्ताओं ने जो उम्मीदें जनता के बीच में बनाई थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनमें से एक भी वादा कांग्रेस 5 साल सरकार में रहते हुए पूरा नहीं कर पाई। तो वो जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं वो आज भी कांग्रेस के संगठन से रुष्ट हैं, इसलिए कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के संकट से जूझ रही है। वहीं दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में जब कांग्रेस के नेता जाते हैं, क्योंकि इनके ही नेता चरणदास महंत कह चुके हैं कि नजरें मिलाने की स्थिति में नहीं है कांग्रेस के बड़े नेता, अब वही बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को फिर से झोंकने का प्रयास है। लेकिन सवाल निकल करके आएंगे कि छत्तीसगढ़ से जाकर के उत्तर प्रदेश के चुनाव में राहुल गांधी जी बहुत ऊंचे सुर में कह रहे थे कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट कांग्रेस पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में बना दिया। अब कौन से बूथ में बना है, कौन से ब्लॉक में बना है, ये कांग्रेस को ही नहीं पता। अब वो गांव में जाएंगे तो ग्रामीण जनता, किसान इनसे सवाल करेंगे कि भैया फूड प्रोसेसिंग यूनिट कहां पर है। वैसे ही चाहे किसानों के बोनस का विषय हो, बिल्कुल सही बात उमेश जी आपने कही है कि जनता तो तुलनात्मक रवैया रखेगी, लेकिन सवाल धनंजय जी आप लोगों से भी होंगे कि जब आपके 5 साल सरकार रही तो उस दौरान जो वादे हुए थे जनता के बीच, नेताओं का पहुंचना, वो एक पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के पास है। क्योंकि अब आप देखिए, अगर हम साय सरकार की बात करें, लगभग अब 3 साल होने को आए हैं साय सरकार को, इस साल हो जाएंगे। रिपोर्ट कार्ड तो जनता के बीच है। किन मुद्दों को आप ले जाने वाले हैं? अभी हाल ही में हमने देखा अफीम के मुद्दे को भी आपने सड़क पर भुनाया, विधानसभा में उठाया, तो इस बार क्या वो मुद्दे होंगे? क्योंकि अगर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना है तो पहले जमीनी हकीकत को जानना होगा कि जनता आपसे क्या चाह रही थी, क्या जनता आप चाहती है, क्या बीजेपी कर पा रही है, क्या नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता से सीधा जुड़ाव, जनता से सीधा संपर्क और जनता से सीधे संपर्क, बिल्कुल उमेश जी, तो मैं धनंजय जी से जानना चाह रही थी। काम है जी, मैं लौटूंगी उमेश जी आपके पास फिर। जी धनंजय जी। देखिए शुभांगी जी आपने एक बहुत अच्छी बातें कही है कि कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में है और आप जनता के बीच जाएंगे तो क्या कहेंगे। तो आपने जो सवाल पूछा उसी में आपका जवाब है, हमने क्या किया क्या नहीं किया वो जनता के बीच में है। ये साय सरकार ने क्या किया, क्या मोदी की गारंटी पर पूरा किया, सुशासन के नाम से कैसे कुशासन प्रदेश में है, ये भी जनता के बीच में है। और हमको जनता के बीच जाना है, तो जनता के बीच जाने से पहले हमको पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और नेता ही शायद सरकार को बदलने की बात करते हैं। वो कहते हैं भैया कि सार्वजनिक बोल नहीं पाते, पार्टीगत विषय है, डर सताता है, ईडी आ जाएगा, सीबीआई आ जा। और आज जनता हमारे सरकार के काम को और शायद सरकार के 3 साल के काम की खुद ही तुलना कर रही है कि किस प्रकार से भूपेश बघेल सरकार में अंतिम किसानों तक की धान की खरीदी होती थी। आज ये स्थिति है कि धान किसान बेच नहीं पाता है, टोकन निरस्त हो जाता है। गर्मी के सीजनों में किसानों को धान बोने पर शायद सरकार के तुगलकी फरमाने कि आपको नहीं बोना है। वहीं भाजपा नेता अफीम की खेती करते हैं। 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर का वादा मोदी जी ने किया था, मोदी की गारंटी बताया था। स्थिति यह है कि 500 में सिलेंडर तो मिल नहीं रहा है, सिलेंडर ही लोगों को किल्लत हो चुकी है। इस मोदी की गारंटी में रेट अलग बढ़ चुके हैं। जहां कांग्रेस सरकार में 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ की सुविधा मिलती थी, वो योजना को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बिजली की महंगाई अलग है, आपराधिक घटनाएं इतने बढ़ चुके हैं प्रदेश और में, आप समझ सकते हैं हर व्यक्ति इससे भयभीत है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और सरकार के कुशासन से ऐसा कोई वर्ग प्रदेश नहीं बचा है। अनुमान भाजपा नेता कार्यकर्ता भी उससे प्रताड़ित और पीड़ित हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की चिंता, चलिए ठीक है, यानी लिस्ट पूरी है धनंजय जी, आप लोगों ने लिस्ट तैयार कर ली है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें उठाने का प्रयास आपने पहले भी सदन में भी किया, सड़क पर भी किया और हम निश्चित तौर पर गांव के स्तर पर भी पहुंचकर आप लोगों तक ये बातें पहुंचाएंगे। लेकिन अनिल जी, एक और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि कुछ चुनौतियां कांग्रेस की रही हैं और ये चुनौतियां अब इसलिए भी इन पर काबू पा लेना बहुत जरूरी हो जाता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक सिंक बिठाना है संगठन का और कुछ बड़े चेहरों का। हम आज भी देखते हैं कि दीपक बैच प्रदेश के अध्यक्ष हैं, नेतृत्व है संगठन का उनके हाथ में, लेकिन भूपेश बघेल आज भी एक बहुत बड़ा चेहरा है।
लगातार उन पर हमले भी होते हैं, जो बताता है कि चेहरा भूपेश बघेल आज भी बने हुए हैं। और कई बार सवाल उठते हैं, बीजेपी की ओर से उठाए जाते हैं कि अंतर्कलह होती है, गुट बटे हुए हैं। संगठन को निचले स्तर तक अगर मजबूत करना है, बॉटम टू टॉप अगर जाना है, तो निश्चित तौर पर यहां सवाल ये उठता है कि पहले वो सिंक्रोनाइजेशन कैसे बैठेगा नेतृत्व का और संगठन का। नहीं, बिल्कुल शुभांगी जी, देखिए छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश, और जब अखंड मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ था। आदिवासी क्षेत्र, खास करके बस्तर, सरगुजा, यहां से पूरी की पूरी सीटें जो है कांग्रेस को जाती थी। मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह की सरकार को सारे तमाम सर्वे कह रहे थे कि हट जाएगी, चली जाएगी, उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार मध्य प्रदेश में रिपीट हुई, तो वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के भरोसे हुई। तो छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस का बहुत मजबूत गढ़ था, लेकिन जो कांग्रेस की जो परंपरा है, जो कांग्रेस की जो के संगठन में जो बुराई है, जो शुरुआत में, जो बीज में जो बुराई है, वो है गुटबाजी की। वो परंपरा है कांग्रेस की, आप उससे इनकार कर ही नहीं सकते। मध्य प्रदेश, अखंड मध्य प्रदेश के दौरान जब मध्य प्रदेश की ओर से जो है अर्जुन सिंह ने जब मोर्चा खोला यहाँ के शुक्ल बंधुओं के खिलाफ, शुक्ल बंधुओं को कमजोर करते करते वो पार्टी को कमजोर कर गए, और गुटबाजी इस कदर हावी हुई कि शुक्ल बंधुओं का तो सत्यानाश हुआ, पार्टी का सत्यानाश हो गया। फिर अजीत जोगी आए, तो अजीत जोगी ने, यह राज्य अलग हुआ, यहाँ पे छत्तीसगढ़ को जो कांग्रेस को विरासत में मिला, बंटवारे में मिला, मनोनयन में मिला, वो निर्वाचित सरकार नहीं थी, मनोनीत सरकार थी। तो उस दौरान भी अजीत जोगी ने अपनी जो है अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए शुक्ल बंधुओं को किनारे ठिकाने लगाने की कोशिश की। शुक्ल बंधु ठिकाने तो लग गए, किनारे तो लग गए, लेकिन उसके साथ साथ पार्टी किनारे लग गई। आज भी स्थिति वही बनी हुई है। कांग्रेस के साथ दिक्कत कुछ नहीं है, और कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि कांग्रेस को कोई और नहीं हरा सकता सिवाय कांग्रेसियों के, या कांग्रेस का कोई और दुश्मन नहीं है सिवाय कांग्रेस के। यह स्थिति मध्य प्रदेश में भी है, यही स्थिति कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में भी है। आज भूपेश बघेल बहुत बड़ा चेहरा हो गए। देखिए, दीपक बैज इनफैक्ट जो है वो भूपेश बघेल के सामने में बड़े नेता नहीं है। एक समय ऐसा था कि मैं खुद उस समय दैनिक भास्कर में था, तो भाजपा के सांसद चंद्रशेखर साहू हुआ करते थे, उनसे मैंने एक तो सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि भाजपा में विद्याचरण शुक्ल जैसी टावरिंग पर्सनालिटी नहीं है। तो एक वो बात सही थी। उस समय छत्तीसगढ़ में विद्याचरण शुक्ल जैसा कद्दावर नेता भाजपा में नहीं था। आज स्थिति यह है कि बीजेपी के पास बहुत सारे टावरिंग पर्सनालिटी हो गई, लेकिन कांग्रेस के पास अगर टावरिंग पर्सनालिटी के नाम पे देखें तो सिवाय भूपेश बघेल के, अगर चरणदास महंत, उस समय चरणदास महंत देखिए भूपेश बघेल से बहुत सीनियर है। जब अखंड मध्य प्रदेश होता था तो उस समय वो गृह मंत्री होते थे, लेकिन फिर भी आज जो है वो अंडर शेडो है। अगर उनको कायदे से देखा जाए तो भूपेश बघेल का कद बहुत बड़ा हो चुका है, और उसको और संगठन को तालमेल बिठाना अगर कांग्रेस कर लेती है तो कांग्रेस के लिए ये छत्तीसगढ़ बहुत आसान है। देखिए, मध्य प्रदेश की बात नहीं करता मैं सारे देश में अन्य प्रदेशों की बात नहीं करता, लेकिन अगर कांग्रेस की अगर जो बहुत ज्यादा संभावना है तो वो छत्तीसगढ़ में है। और बीजेपी के लिए तो बहुत सारी समस्याएं हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही है अनिल जी। और धनंजय जी, कई बार ये देखा भी गया, इसलिए ये सवाल मैं आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले उमेश जी, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हो इसमें अगर ऐड ऑन करें, फिर मेरा एक सवाल धनंजय जी से रहेगा इन्हीं मामलों को लेकर, जो लगातार कांग्रेस को कहते हैं कि कमजोर करते हैं या कांग्रेस की छवि को कहीं ना कहीं डेंट पहुंचाते हैं। कुछ कहना चाहेंगे उमेश जी आप इस पर? देखिए, अनिल भैया ने जो बात कही उसमें एक बात को मैं पुरजोर उसका समर्थन करता हूं जी। उन्होंने कहा कि अंडर शैडो, और चरणदास महंत जी को इंगित किया। निश्चित तौर पर यह स्थिति आज भी सदन में दिखती है कि नेता विपक्ष तो चरणदास महंत जी हैं, लेकिन सदन के अंदर में जो भूमिका भूपेश बघेल जी निभाते हैं, और जो उनके बीच में विरोधाभास निकल करके आता है सदन के अंदर में, वही विरोधाभास सड़क के अंदर भी इनके प्रदेश अध्यक्ष और भूपेश बघेल जी के बीच में साफ तौर पर देखने मिलता है। अर्थात अब कांग्रेस में कौन अंडर शैडो है, कौन फ्रंट फुट में है, ये कांग्रेस को तय करना है। अब ये अंडर शैडो या फ्रंट फुट इस तरीके से ये गांव तक जाएंगे तो कांग्रेस का क्या हसर होना है जनता के बीच में, ये कांग्रेस के नेता बेहतर समझते हैं। बिल्कुल। और धनंजय जी, इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, उमेश जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए सवाल करना चाहूंगी। कई बार हमने देखा है कि आपकी पार्टी के बड़े नेता, ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी में कोई टावरिंग नेता बन नहीं सकता, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, और सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं, अगर केंद्रीय स्तर पर भी बात करें, कई बार आपकी पार्टी के नेता पार्टी से बड़े मालूम होते हैं। कई ऐसे मौके आते हैं, लेकिन अगर आपको संगठन को मजबूत करना है निचले स्तर तक, तो क्या ये रिले रेस खत्म होगी? क्या एक ऐसा
चेहरा हम देख पाएंगे जिसके नेतृत्व में आप इस संगठन की मजबूती को आगे बढ़ाएं? क्योंकि लगातार बैठकें भी हो रही हैं, हम देख रहे हैं केंद्र स्तर तक आपकी तैयारियां लगातार चल रही हैं। देखिए शुभांगी जी, आप एक बात गौर फरमाइएगा, जी। क्योंकि आप मीडिया से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस के किस नेता ने संगठन के खिलाफ बात किया राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक? एक गौर फरमाइएगा, क्या किसी नेता ने कांग्रेस संगठन के खिलाफ बात किया, कांग्रेस के राष्ट्रीय के खिलाफ बात किया, या हमारे नीतियों के खिलाफ बात किया है? कोई नहीं किया है। मीडिया कुछ सवाल ऐसे पूछती है जिसका जवाब वो देते हैं, उसके बाद आपको पता है 38 सेकंड की कहानी किसी को आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा, 38 सेकंड की बाइट की कहानी। दूसरी बड़ी बात, ये भी मेरे मित्र पूछ रहे थे भाजपा के प्रवक्ता उमेश घोड़मणि जी की नेता प्रतिपक्ष को लेकर बात। तो भाई नेता प्रतिपक्ष के साथ पूरे, चाहे भूपेश बघेल जी हुए, सदन में सारे विधायक मुखर होकर इस सरकार के कुशासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी के नेतृत्व में उठा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है ना कि सरकार का मुखिया कौन है? क्या विष्णु साय जी हैं, या विजय शर्मा जी हैं, या अरुण साव जी हैं, कोई और है? क्योंकि हमने कई दफा ऐसा देखा कि विष्णु साय जी का बयान अलग होता है, गृह मंत्री विजय शर्मा जी का उसी को लेकर मामले में बयान विपरीत होता है, और अरुण साव जी का बयान विपरीत होता है। तो सरकार खुद कंफ्यूज्ड है कि सरकार चला कौन रहा है। और हम भी कह रहे हैं, मीडिया भी एक बात को गुपचुप तरीके से कहती है, और मैं तो यहां तक कह रहा हूं भाजपा के कई नेता इस बात को कहते हैं यार सरकार धनंजय जी, लेकिन अगर तीनों के बयान अलग अलग होते हैं लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते हैं। वो खिलाफ किसने बोला है? हमारे नेता किसी के खिलाफ बोला है? सुनिए ना, हमारे किसी नेता का एक बयान आपसे मैं आग्रह निवेदन करूंगा कि यहाँ पे चैनल में आप मुझे सुना दीजिए किस नेता ने किस नेता के खिलाफ बोला है। चलिए हम ढूंढेंगे, सुना दीजिएगा तो मैं उससे बेहतर जवाब दे पाऊंगा। लेकिन हमने तो देखा, सुनिए ना एक सेकंड, जी 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 एक सेकंड शुभांगी जी, जी धनंजय, अभी आपको मैं एक बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ। नक्सल मामले पर मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी सफलता की बात कही कि हमारे जवानों को सफलता मिली है। 10 सेकंड बाद उस बयान का खंडन करने गृह मंत्री आते हैं, तो समझ में नहीं आता कि मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे थे या गृह मंत्री जी सच बोल रहे हैं। तो सवाल तो उठेगा ना। आप हमारे नेताओं पे बात करते हो, जबकि हमारे आज तक किसी नेता ने संगठन के खिलाफ बात नहीं किया है, नेतृत्व के खिलाफ बात नहीं किया है, न कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ बात किया है। तो सवाल उठेगा ना। हम तो यहाँ खुलेआम सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का बयान कुछ और, गृह मंत्री जी का कुछ बयान और, तो सरकार के खिलाफ भी दूसरा बयान हुआ ना। भाई मुख्यमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, उसको खंडन करना, उसके खिलाफ ही बयान हुआ कि नहीं हुआ? या हमने आपके चैनलों में भी सुना बयान को? हो सकता है मुझे याद ना हो। उमेश जी, आपको कोई बयान ऐसा अगर याद आया, क्या कहना चाह रहे थे उमेश जी? मेरे पास वक्त कम है धनंजय जी, अपन सुन लेते हैं। देखिए, कांग्रेस का एक ही फार्मूला है जो गांधी परिवार के हिसाब से कांग्रेस पार्टी में चलेगा, वो कांग्रेस में चलेगा। रह गई बात उदाहरण की, जैसे ही गांधी परिवार के खिलाफ सवाल उठाने की कोशिश करे, ऐसे कई उदाहरण हैं। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया का विषय ले लो, चाहे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल निकल करके आएंगे, चाहे प्रमोद मिश्रा का विषय ले लीजिए, और भी ऐसे उदाहरण है जिससे उस व्यक्ति को, उस नेता को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। और एक बात कह दूं, इसी विरोधाभास के चलते शरद पवार ने अलग पार्टी बना ली, ममता बनर्जी ने अलग पार्टी बना ली। अरे 356 बार तो कांग्रेस के विरोध में जाने वाले या गांधी परिवार के विरोध में जाने वालों को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर सफाई दे रहे हैं कि संगठन के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इसी छत्तीसगढ़ के अंदर में 2.5 साल का फार्मूला हम लोगों ने देखा किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के विकास को बाधित करने का काम हुआ 5 वर्षों में। केवल आपस की लड़ाई, टीएस सिंहदेव जी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की रस्साकस्सी हमने लगातार देखी। उसमें बीच बीच में कभी कभी चरणदास महंत जी और ताम्रध्वज साहू जी भी उस लड़ाई में कूद जाते थे। उसका रिजल्ट क्या निकल करके आया? मेरे पास वक्त की कमी है। उमेश जी जवाब देने से धनंजय जी कुछ कहना लड़ाई है। और एक अंतिम बात शुभांगी जी, अंतिम बात मैं कह दूं, ये कार्यकर्ताओं की बात कर रहे थे। कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में खुद कह चुके हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाजू जाके खड़ा होना तक मुश्किल था, धकेला दिया जाता था, उनके बंगले के अंदर जाना तक मुश्किल था। लोकसभा चुनाव में इनके कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का खुला विरोध कर दिया था राजनांदगांव के अंदर। और ये कार्यकर्ताओं की बात करते हैं तो कांग्रेस कितने पानी में है ये कांग्रेस के नेता ही समझ लें। बिल्कुल बिल्कुल उमेश जी, धनंजय जी हमारे कांग्रेस के नेतृत्व हैं, हम उसकी बात करेंगे। पर गौतम अडानी कौन है जिसकी बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं?
जो गौतम अडानी कौन है जो भाजपा मुख्यमंत्री तय करते हैं? गौतम अडानी कौन है जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष? सुन लीजिए ना, कौन होते हैं? हमारे नेता, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, वो कांग्रेस पार्टी में तय करते हैं। यहां तो अडानी के पूरे चाटुकारिता पार्टी लगी हुई है, बचा खुचा आरएसएस ले जाते हैं और हमारे संगठन पर सवाल ना उठाएं। हमने देखा नितिन गडकरी जी का बयान, अब बेचारे सब डरे हुए ईडी सीबीआई से। भाई कांग्रेस पार्टी का वार्ड अध्यक्ष भी नेता होता है, नेतृत्व करता होता है। भाजपा में कौन नेतृत्व करता है बताओ ना? सब डरपोक लोग हैं, इसीलिए अपनी बात भी नहीं रख पाते हैं। और जो सुन लीजिए आप सुन लीजिए ना, और अपनी बात नहीं रख सकते, वो क्या जनता की बात रखेंगे? तो डरपोक लोगों की पार्टी है भाजपा। हमारे वार्ड अध्यक्ष भी जनता के बाद दमदारी से राहुल गांधी को कहना पड़ा डरो मत, नारा किसने दिया था? डर लग रहा था क्या? देख रहे राहुल गांधी जी को डर लग रहा था? नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी कितना डरे। चलिए हम विषय से भटके, वक्त की भी अब कमी है, हम विषय से भटके। उससे पहले ही मैं इस डिबेट को यहाँ समाप्त करती हूँ। धनंजय जी आपको शुभकामनाएं हैं, आप अपनी प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। उमेश जी आपको भी शुभकामनाएं। 2028 की तैयारियां दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, निश्चित तौर पर जनता भी देखेगी दोनों ही पार्टियों के नेताओं को और जमीनी स्तर पर आप किन मुद्दों को उठाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।